नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकार ने मान ली किसानों की शर्तें, फिर भी जिद पर अड़ा है संयुक्त किसान मोर्चा। कल 2 बजे फिर होगी मीटिंग। पीएम मोदी की सांसदों को फटकार, कहा आप सब अपने में परिवर्तन लाइए, नहीं तो समय पर परिवर्तन हो जाता है। कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में अकेली हुई ममता बनर्जी, शिवसेना के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी टीएमसी से फेरा मुंह। संजय राउत की राहुल गांधी से मुलाकात से ममता को लगा झटका। मोदी और पुतिन की मुलाकात से बजा भारत का डंका। मोदी ने कहा दुनिया में कई चीजें बदली पर हमारी दोस्ती कायम रही। चीन पाक के साथ साथ यूएस में भी चर्चा। पाकिस्तान में श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा जलाया गया। शर्मनाक घटना पर रक्षा मंत्री का बयान, कहा गर्म खून था, युवाओं ने जोश में आकर हत्या कर दी। सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन पर। आज की बैठक में एक बार फिर से किसान नेताओं को सरकार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की है। सरकार के नुमाइंदों के साथ एमएसपी के समेत कई मुद्दों पर बैठक हुई। इस बैठक में गुरनाम चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का, धावले समेत कई नेता मौजूद रहे। ये भी जानकारी सामने आई कि इस बैठक को बेहद गोपनीय रखा गया था, लेकिन किसान आंदोलन का मुद्दा ऐसा है कि इसे गोपनीय नहीं रखा जा सकता है। अपनी शर्तों की लिस्ट हर रोज बढ़ाने वाले ये फर्जी किसान नेता मार्च तक कहीं नहीं हिलेंगे। इस बीच खबर ये आई है कि सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगों को मान लिया है, फिर भी किसान नेता जिद पर अड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, तारीख पर तारीख, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं है। रोज एक नई तारीख दे देते हैं। कल 2 बजे का समय दिया गया है कि ये लोग कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। टेलीविजन चैनल वालों ने तो आज ही आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया था। दरअसल ये लोग ब्लैकमेलर्स हैं, पॉलिटिकल ब्लैकमेलर्स, और इनके अंदर ये चल रहा है कि जो कोई ये कहता है कि वापस चला जाए, ये दूसरे लोग कहते हैं कि भाई इसने पैसे खा लिए। ये आपस में ही एक दूसरे का सिर फुटौल कर रहे हैं जी। अब इस चीज को समझिए कि अंदर ये बातचीत करके आ गए, सारी मांगें पूरी हो गई। एमएसपी के ऊपर कमेटी बिठा दी गई। आपके भी 5 आदमी होंगे, राज्य सरकार के भी 5 आदमी होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 5 आदमी होगा, 5 एक्सपर्ट भी होगा। जो एक मोटा मोटी फॉर्मूला बना, वहां ये कहते हैं ठीक है जी। फिर पराली के ऊपर लेकर के इस देश में तो ये तो अनर्थ हो रहा है ना कि भाई आपने छूट दे दी कि भाई जलाओ, जितना पराली जलाना है, और एनसीआर के लोगों को मार डालो, छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े को काला कर दो। लेकिन आंदोलन जीवी हो तो सरकार भी घुटने टेक देगी। 56 इंच पता नहीं कहां गायब हो जाता है बीच बीच में रहते रहते। तो वो तो मान लिया गया। फिर यह भी मान लिया गया कि भाई जितने जो केसेस हैं हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर आंदोलन के दौरान जो लगा है, जो इन्होंने मारपीट की, शराब पी के जो हंगामा किया, उन सब चीज़ को लेकर के आपके ऊपर जो केसेस लगे हैं उसको भी वापस ले लिया जाएगा। सारी बातें, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर भी बातचीत हो गई, सारा कुछ हो गया, एमएसपी भी हो गया, कानून भी वापस हो गए। लेकिन जिद है कि ये लोग मार्च तक डटे रहेंगे। क्यों? इनके सामने चुनाव नजर आ रहा है। अब देखिए, यह आंदोलन चलता है तो पैसे भी लगते हैं। कल खबरों की खबर आपने की थी जिसमें आपने बताया था कि किस तरह से ये फर्जी आंकड़ा दे दिया कि इतने रुपए इसमें लगे, इतने रुपए इसमें लगे। मैंने दिन भर का इनका जो कैलकुलेशन चल रहा है वो 7,000 रुपये में ही सारा जो है ऑडियो और सारा टेंट वेंट का खर्चा जो है 7,000 रुपये में पर डे इनका खर्च हो रहा है। ये इस तरह का हिसाब इन्होंने दे दिया। खैर, वो अलग बात है। दिक्कत ये है कि सरकार झुक रही है तो ये झुकाते रहेंगे। ये लोग कोई किसान के हितैषी नहीं हैं। पंजाब के किसान वापस चले जा चुके हैं। ऑलरेडी कई सारे लोग आंदोलन छोड़ के वापस अपने घर चले गए हैं। लेकिन जो ये मंडियों के दलाल किस्म के लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टी के दलाल हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करना चाहते हैं, जिनके अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि वो अब अगले चुनाव में सांसद बनने वाले हैं, तो कोई मंत्री बनने वाला है, तो कोई विधायक बनने वाला है, इन सब को दिक्कत हो जाएगी अगर ये छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए अभी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला वो आगे चलता रहेगा।
अगली खबर पीएम मोदी की करारी नसीहत पर। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के सांसद शामिल हुए। संसद में सरकार के खिलाफ विपक्ष की रणनीति को देखते हुए बीजेपी संसदीय दल की बैठक की भूमिका अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के सांसदों को कई सुझाव दिए और साथ ही ये भी कहा कि सदन में आप उपस्थित रहें, बार बार बच्चों की तरह एक ही बात कहना सही नहीं है। आप सब अपने में परिवर्तन लाइए, नहीं तो समय पर परिवर्तन हो जाता है। डॉक्टर साहब, आज पीएम मोदी ने कड़ी चेतावनी देते हुए मीटिंग की और सुधरने का मौका भी दे रहे हैं। नहीं सुधरे तो छुट्टी। प्रधानमंत्री तो बिल्कुल एक कॉलेज के प्रिंसिपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई अटेंडेंस अगर पूरा ठीक से नहीं होगा तो फिर आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। और ये लाजमी भी है कि प्रधानमंत्री मोदी हर बार इस चीज़ को एम्फसाइज करते हैं कि जितने भी सांसद हैं वो संसद की कार्रवाई के दौरान बाकायदा अपने अपने सदन के अंदर मौजूद हों। वो किस लिए? एक तो कार्य कुशलता के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, समय बर्बाद ना हो, क्योंकि एक तरफ विपक्ष है जो लगातार समय को बर्बाद करने में जुटा हुआ है, वो कार्रवाई चलने नहीं देता। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि देश के सामने एक मैसेज भी जाए कि एक तरफ विपक्षी नेता किस तरह से अपने आप को सदन के अंदर कंडक्ट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी संसदीय कार्रवाई को कितना सीरियसली लेती है। और इसलिए हर बार जब भी सत्र बुलाई जाती है तब प्रधानमंत्री की तरफ से ये व्हिप दिया जाता है कि सब लोग अपने अपने समय पे वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इस बार भी किया गया। अभी इस सत्र में 27 के आसपास बिल्स पास करने हैं। विपक्ष का रुख बिल्कुल साफ है कि वो काम करने नहीं देना चाहते। तो कम से कम सदन के अंदर आपकी भीड़ होगी, आपके पास संख्या बल होगा, तब तो आप उसका मुकाबला भी कर सकते हैं, कार्रवाई को आगे बढ़ा भी सकते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जो हैं वो नाराज नजर आए कि बीजेपी के कई सारे लोगों ने इसे एक पिकनिक का समय बना लिया है। और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ यही नहीं कहा कि भाई अपने आप को खुद को परिवर्तित कीजिए, अदरवाइज आपका भी परिवर्तन जो है वो समय कर देगा। मतलब ये कि सबका अटेंडेंस शीट हमारे पास आ रहा है। अगर आप संसद बनना चाहते हैं और संसद की कार्रवाई में खुद में शामिल नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि सांसद बनने के लायक आप नहीं हैं, तो अगले बार आपके टिकट को भी काट दिया जाएगा। ये साफ साफ संदेश दिया गया है। जी डॉक्टर साहब, अब बात ममता बनर्जी को लगे डबल झटके की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के खिलाफ जिहाद की घोषणा करने वाली टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अब कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में अकेली पड़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के बयान के बाद अब झारखंड के कांग्रेस की गठबंधन पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन ने भी ममता बनर्जी से मुंह फेरना शुरू कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कहा कि वे तृणमूल की बजाय कांग्रेस को तरजीह देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ दिखाई देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय राउत की राहुल गांधी के साथ मीटिंग ने ममता बनर्जी को करारा झटका दे दिया है। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी की राजनीति तो धराशायी होती दिख रही है। कांग्रेस की काट करने में लगी हुई थी लेकिन अब खुद ही कटती जा रही हैं। देखिए, इसके ऊपर जैसे ही महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार और संजय राउत से मिलकर ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया कि यूपीए तो है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी बहुत ही नॉन सीरियस है और राहुल गांधी क्या राजनीति करेंगे, वो तो विदेश में रहते हैं ज़्यादातर समय, इसलिए देश को ममता बनर्जी चाहिए। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बनेंगी ठेकेदार विपक्षी पार्टियों की, एक नया गठबंधन बनेगा, यूपीए को डेड बता दिया। अरे भाई, आप यूपीए में हो नहीं और यूपीए को क्रिटिसाइज कर रहे हो। आप सोनिया गांधी के नेतृत्व के ऊपर, राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हो। और किसके सामने कर रहे हो? तो शरद पवार के सामने कर रहे हो, शिवसेना के सामने कर रहे हो, और वो तमाम पार्टियां जो चोरी चोरी चुपके आपके साथ सांठ-गांठ कर रही थी। इसके बाद इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि इस ममता बनर्जी को रोकना सबसे पहला काम है जी। और साफ साफ संदेश दिल्ली से 10 जनपद से उन सरकारों को गई जहां के चीफ मिनिस्टर दूसरी पार्टी के हैं और समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। इमीडिएटली कहा गया कि भाई, आप अपनी राजनीति चमकाना है ऐसे तो अभी सरकार जो है वो हम वापस ले लेंगे, आपकी सारी हेकड़ी जो है वो खत्म हो जाएगी जी। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार है 3 पार्टी की, तो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी अगर समर्थन विड्रॉ कर लेती है तो क्या होगा?
सरकार गिर जाएगी। झारखंड में किसकी सरकार है, वहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन वो मुख्यमंत्री तो हैं, समर्थन किसका है, कांग्रेस पार्टी का है। तो अचानक इन लोगों को समझ में आ गया भाई तो कुर्सी खींच के लेके भाग जाएगी कांग्रेस पार्टी, तब इनकी राजनीति तो लेने देने पड़ जाएंगे। इसलिए भागा भागा संजय राउत साहब जो है वो मिलने पहुंच गए, पुचकारने, राहुल जी आप महान हैं, राहुल जी आपके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा सकता है। आज वो मिल रहे हैं राहुल गांधी से, कल मिलेंगी उनकी बहन प्रियंका वाड्रा से। अब मस्का लगाया जाएगा और उसके बाद वो तमाम पार्टियां, चाहे वो डीएमके हो चाहे और भी कोई पार्टी, जहां जहां कांग्रेस के समर्थन से उनकी सरकार चल रही है, वो सब के सब ममता बनर्जी को डिच करेंगे। ये रियल पॉलिटिक्स है। और यही बात हमने 4 दिन पहले जिस दिन मुलाकात हुई थी उस दिन खबरों की खबर में और पंचनामा में इस बात को हमने कहा था कि राहुल गांधी को थोड़ा सा रियल पॉलिटिक्स करना चाहिए और ज़रा सा डायल करना चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्रियों को, जहाँ की जाकर के ममता बनर्जी कांग्रेस का ही उसको कहते हैं बंटाधार करने में जुटी हुई थी। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पीएम मोदी की दुनिया भर में हो रही चर्चा पर। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान पीएम मोदी ये कहने से नहीं चूके कि दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रूस का सहयोग मिला है, रक्षा क्षेत्र में पहले से ही सहयोग मिल रहा है और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती जा रही है। साथ ही इस मुलाकात में कई समझौते हुए, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें एक मुद्दा वैश्विक शांति का भी था। ये मुलाकात हुई तो मोदी और पुतिन के बीच, पर मिर्ची इसकी पड़ोसी देशों को लगी है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी और पुतिन की मीटिंग में क्या क्या हुआ और ये पूरी दुनिया या भारत के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, ये मीटिंग जो है वो रूस के लिए बड़ा फायदेमंद है जी। अब समझिए कि ग्लोबल सेटिंग क्या है। यूक्रेन को लेकर के रूस और अमेरिका आमने सामने है, कभी भी युद्ध हो सकता है। चीन को लेकर के साउथ चाइना सी में, ताइवान को लेकर के कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है। और जिस हिसाब से बाइडेन सरकार रूस को घेरने में जुटी हुई है, अब आप समझिए कि जिस हिसाब से हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एलिनेट कर रहे हैं कि भाई चारों तरफ से उसको बुरी खबर मिलती है, क्योंकि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो पाकिस्तान को हर जगह कहीं ना कहीं किसी रूप में फंसा देती है जी। अभी यूएसए की तरफ से यही काम किया जा रहा है, किसके लिए? रूस के लिए जी। अब 4 घंटे की कोई विजिट होती है, 4 घंटे के लिए पुतिन जैसे लीडर वो दिल्ली आते हैं, इतने सारे समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं और हिंदुस्तान को बहुत सारे फायदे देकर के वापस चले जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि ठीक 24 घंटे के बाद उनकी मीटिंग बाइडेन साहब से, ये वर्चुअल मीटिंग है पहली बार, जिसमें तमाम दुनिया भर की मुद्दे के ऊपर बातचीत होगी। बयानबाजी तो बहुत कड़े हो रहे हैं कुछ दिनों से रूस और यूएसए के बीच में। तो ये जो बाइडेन की सरकार है वो रूस को एलिनेट करने के लिए, उसको अकेला करने के लिए वो हर तरह का प्रयास कर रही है। और ऐसे में हिंदुस्तान ने पुतिन के साथ इतने सारे समझौते करके एक सिग्नल दे दिया बाइडेन को भी, एक सिग्नल दे दिया पूरी दुनिया को भी कि रूस अभी भी हिंदुस्तान का मित्र है और विश्व शांति और तमाम चीज़ों के लिए एक बड़ा एलाई भी है जी। अब आप इस चीज़ का मतलब ये समझिए कि आपने पुतिन के साथ इतने सारे फायदे लेकर के आपने अमेरिका को भी आईना दिखा दिया, क्योंकि जब से बाइडेन की सरकार वहाँ आई है, जो ट्रंप गवर्नमेंट के साथ जो हमारी जो दोस्ती थी उसमें थोड़ी सी खटास आई है और इसलिए ये आईना दिखाना ज़रूरी था। तो कल हमने इसी टॉपिक पे जब बातचीत की थी तो हिंदुस्तान के कई सारे लोग, जो ये किसान आंदोलन वाले, ये वामपंथी, ये कांग्रेस पार्टी के अमेरिका के इशारे पे चलती है मोदी सरकार, वो थ्योरी पूरी तरीके से कैसे खत्म हुई है, ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है डिप्लोमेटिक स्तर पे। दूसरी एक और बात इसे समझना ज़रूरी है, चीन और रूस इन दोनों में गहरी दोस्ती है, वो खत्म नहीं होने वाली। और चीन से हमारी प्रॉब्लम है तो कम से कम इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन में रूस की मदद करके आपने ये ज़रूर कर लिया कि कल कहीं चीन के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं
तो रूस भारत के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात इमरान खान के नए पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में श्रीलंका के एक युवक की मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से लीपापोती भी शुरू हो चुकी है, जिस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खट्टक ने सियालकोट में श्रीलंकाई नागरिक प्रियंका कुमार को ईश निंदा के नाम पर जिंदा जलाने की घटना को लेकर शर्मनाक बयान दिया है। खट्टक ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले युवा थे, वे जोश में आ गए और ये हादसा हो गया। मैं भी जोश में आकर कुछ गलत कर सकता हूँ। पाक रक्षा मंत्री ने इन हत्यारों को इस्लामी दीन बताने की शर्मनाक टिप्पणी भी की है। डॉक्टर साहब, इस घटिया बयानबाजी पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बयान बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुलायम सिंह यादव ने कभी दिया था। देखिए, बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है। मुलायम सिंह ने ये बयान दिया था, बिल्कुल आपने सही याद दिलाया, लेकिन मुलायम सिंह तो वोट की खातिर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई घटिया बयान इसे मत कहिए। उन्होंने हकीकत बता दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, वो दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे जज्बाती हो गए। उन बच्चों को लगा कि भाई ये ईश निंदा कर रहा है, ब्लास्फेमी कर रहा है, इसलिए मॉब ने ये एक्शन ले लिया। अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं भी इस्लाम को मानने वाला आदमी हूं, मेरी भी भावनाएं भड़क गई होती और मैं भी वही काम करता जो इन हुड़दंगइयों ने किया है। ये पूरा उनका स्टेटमेंट है जी। अब कहां है हिंदुस्तान के मौलाना, कहां ये सेकुलर ब्रिगेड जो बताता है कि ISIS, तालिबान इस्लाम के गलत इंटरप्रिटेशन के ऊपर काम करते हैं? इस पाकिस्तान के मंत्री के ऊपर कोई बयानबाजी क्यों नहीं कर रहा? क्यों इसे अंडर द कारपेट, बिल्कुल इस पे सब लोग चुप हो गए? एक मंत्री इस तरह की वाहियात बातें कर रहा हो, वो भी 21st सेंचुरी में, क्या हम तो यही काम करते जी। तो अब कोई बताए कि क्या जो पाकिस्तान के इस बर्बख्त मंत्री ने जो बयान दिया वो इस्लाम के खिलाफ है? कोई बताएगा? नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि यही राजनीति, चाहे हिंदुस्तान के मौलाना हो, हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियां हो, चाहे पाकिस्तान की पार्टियां हो, इस्लाम का यही इस्तेमाल करते हुए ये लोगों को अंधकार में झोंकने का काम कर रहे हैं। और इसलिए सचेत हो जाना चाहिए उन तमाम लोगों को जो इन लोगों के गफलत में फंस जाते हैं, इनके झांसे में आकर के इन लोगों को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।